हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एसआई के अलावा कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एसआई की बात करें हम तो जैसे मध्य प्रदेश एसआई हो, इसके बाद फिर राजस्थान एसआई हो, बिहार एसआई हो, झारखंड एसआई हो, यूपी एसआई हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो अन्य स्टेट में एक एसआई की एग्ज़ाम होती है, जो हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पर एसआई की एग्ज़ाम्स होती है, उसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। एसआई के अलावा पीएससी में या पीसीएस में, फिर इसके बाद में आपके सीटेट में, संविदा में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्धसममात्रिक छंद। तो इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वह था सममात्रिक छंद, ठीक है। तो मात्रिक छंद चल रहा है। तो मात्रिक छंद में मैंने आपको पिछली क्लास में सममात्रिक छंद पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अर्धसममात्रिक छंद के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अर्धसममात्रिक छंद, ठीक है, अर्धसममात्रिक छंद। तो अर्धसममात्रिक छंद, अब इसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं अर्धसममात्रिक छंद? तो अर्धसममात्रिक छंद का मतलब होता है कि जिसमें पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण समान होता है, उसे हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्धसममात्रिक छंद किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें तो अर्धसममात्रिक छंद क्या हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि वह छंद जिसमें पहला और तीसरा चरण समान होता है, दूसरा और चौथा चरण समान होता है, उसे हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। अब अर्धसममात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इसमें इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला प्रकार, तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार देखिए इसमें बरबय, ठीक है। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। तो इसके 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसका पहला प्रकार हो जाता है बरबय, दूसरा प्रकार होता है दोहा, और तीसरा प्रकार होता है सोरठा, और चौथा प्रकार हो जाता है उल्लाला, ठीक है। चौथा प्रकार क्या हो जाता है, उल्लाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके 4 प्रकार होते हैं, किसके, अर्धसममात्रिक छंद के। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अर्धसममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 इसमें अर्धसममात्रिक छंद होते हैं। इनको अर्धसममात्रिक छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा चरण समान होता है, ठीक है। अब इसके में यदि मात्राओं की इसमें बात करें तो मात्राएँ किसमें कितनी होगी, तो जैसे जो बरबय छंद होता है तो इसमें मात्राएँ कितनी होगी, तो इसमें मात्राएं 19 होती हैं। कितनी होती है, 19। फिर इसके बाद जो दोहा होता है तो दोहा में मात्राएं कितनी होगी, तो इसमें मात्राएं होती है 24। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो सोरठा होता है तो सोरठा में कितनी होती है, तो सोरठा में मात्राएं होती हैं 24, ठीक है। फिर इसके बाद जो उल्लाला होता है तो उल्लाला मात्राएं कितनी होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो उल्लाला हो गया तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। अब इसके बाद देखिए कि जो बरबय होता है तो इसको हम कैसे इसको समझते हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कैसे हम मात्राएँ गिनेंगे इसमें, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये तो हो गए 4 चरण और इसमें मात्राओं की बात। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है, जो आपको शायद पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं इसमें हम कि जैसे बरबय है, दोहा है, सोरठा है और उल्लाला है, तो इनके जो प्रथम अक्षर होते हैं तो इन प्रथम अक्षर को मिलाकर हमने एक ट्रिक बनाई है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक आपको याद रखना है। तो जैसे हमने लिखा है कि 2 और ये 100, ठीक है। तो 200 को हमने क्या लिख दिया, 102, ठीक है, 102। फिर इसके बाद में ये ब है और इधर ये ऊ है, तो 102 ऊब गयो, क्या याद रख सकते हैं, 102 ऊब गया। तो आप गया इसलिए याद रखते हैं ताकि हमको एक सेंटेंस के रूप में याद रहे।
बाकी जो मेन शब्द है आपके, तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पर 102, तो 100 से क्या हो जाएगा सोरठा, 200 क्या हो जाएगा दोहा, फिर इसके बाद ऊ से क्या हो जाएगा उल्लाला, फिर इसके बाद में ब से क्या हो जाएगा, तो ब से हो जाएगा बरबे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 4 छंद होते हैं इसमें, अर्धसम मात्रिक छंद, और इनकी मात्राएं ये होती हैं। तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरबे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और यह किस प्रकार का छंद होता है, दोहा में कितनी मात्रा होती है, किस प्रकार का छंद होता है। तो ये सभी अर्धसम मात्रिक छंद हैं और सभी में इनमें मात्राएं आपको याद रखना होगा। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपसे एग्जाम में आपकी सहायता करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये 4 छंद आपको पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें पहला प्रकार इसका, अब पहला प्रकार आ जाता है यहाँ पर बरबे मात्रिक छंद। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कौन सा छंद पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अर्धसम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब जो अर्धसम मात्रिक छंद होता है तो इसका पहला प्रकार हमने अभी शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बरवै। क्या नाम हो जाता है, बरवै मात्रिक छंद। और जो बरवै मात्रिक छंद होता है तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है या इसमें कितनी मात्रा होती है, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें मात्राएं होती हैं 19। कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इसमें यति कहाँ पर होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि यति इसमें 12 और 7, ठीक है, 12 और 7 मात्राओं पर यति होगी। तो 12 मात्राएं कि कौन कौन से चरण में होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला और तीसरा चरण होगा, पहला या पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है फ्रेंड, तो इसमें 12 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसका दूसरा और जो चौथा चरण होता है, तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसके दूसरे और इसके चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में इसमें 7 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसमें तुक कहाँ मिलती है, और तुक का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो तुक का मतलब होता है कि जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। तो जो चरण के अंत में स्वर और व्यंजन मिलते हैं उसे हम कहते हैं तुक। अब तुक इसमें कहाँ मिलती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है, दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है तुक। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बरबे में तुक कहाँ मिलती है। तो ये बरबे छंद होता है, बरबे मात्रिक छंद होता है। इसमें कहाँ पर मिलेगी तुक, तो दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए इसका उदाहरण, जो बरबे छंद होता है इसका उदाहरण देखिए। ठीक है, तब देखिए इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है इसमें दूसरी कि शरद सुबारिद में जनू, शरद सुबारिद में जनू तड़ित विहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें अब देखिए कितनी मात्राएं होती है, तो हम इसमें मात्राएं गिनना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु, और ये क्या हो जाएगा गुरु, फिर ये क्या होगा लघु और ये क्या हो जाएगा गुरु।
अर्थ मत में तो जहाँ पर भी अनुस्वार होता है तो अनुस्वार को गुरु मानना है, ठीक है, उसको गुरु माना जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है यहाँ पर ये, तो ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु और ये गुरु, फिर इसके बाद में ये गुरु और ये लघु, फिर ये लघु, ये गुरु और ये लघु, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर 12 मात्राएं होती है। तो देखिए इसमें जैसे ही 12 मात्रा होगी तो वहाँ पर एक होगी इसमें यति। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें कितनी मात्रा हो गई 3, तो ये गुरु की 2 और एक इसकी 1, तो ऐसे 3 मात्रा इसमें हो गई। फिर ये 4, ठीक है, और 5, तो जो गुरु होता है उसको 2 मात्रा मानी जाती है और जो लघु होता है उसको 1 मात्रा गिनते हैं। तो इसमें कितनी हो गई 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 इसके बाद 7 8, फिर इसके बाद में 8, 8 और 2 10, 11 और ये 12, तो यहाँ पर ये हो गई इसमें 12 मात्राएं। तो ये हो जाएगी यहाँ पर 12 मात्रा पर एक यति। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है देखो शिवा में, तो ये 2 और 1 3, फिर इसके बाद 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई ये 7। तो 7 मात्राओं के बाद फिर यहाँ पर एक यति हो जाती है। इसके बाद फिर अगला जाता है देखिए, तो यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर इसके बाद ये लघु, ये लघु, ये गुरु और ये लघु। तो जितनी भी बड़ी मात्राएं होती है उसके लिए आपको गुरु मानना है और जो छोटी मात्राएं होती है उसके लिए लघु माना जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये गुरु और ये लघु। इस प्रकार से आपको मात्राएं गिनना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी मात्राएं हो जाती है, तो 3 ये हो जाती है लघु लघु की 3, फिर ये 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये 12 मात्राओं पर यहाँ पर यति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई ये यति हो जाती है 12 मात्राओं पर। ये तीसरा चरण हुआ। फिर इसके बाद में इसमें ये तड़ित में कितनी मात्रा होती है, तो तड़ित में 3 मात्राएं हैं, मतलब लघु लघु लघु, तो 3 ये हो जाती है, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाती है, 7 मात्राएं हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये जो चरण होगा तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें 19 मात्राएं हैं और इसमें भी 19 मात्राएं हैं। और यति कितने पर हो रही है, तो 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर ये पहला चरण, ये हो जाता है यहाँ पर दूसरा चरण, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा चरण और फिर ये चौथा चरण। तो इसमें जो पहला और तीसरा चरण है ये समान होंगे, दूसरा और चौथा चरण ये समान होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धसम मात्रिक छंद, ठीक है। अब इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो तुक इसमें दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तो दूसरे की चौथे चरण से तुक कैसे मिलती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो दूसरा चरण है इसके अंत में क्या आया है, र। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तुक का अर्थ क्या होता है। तो चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता को हम तुक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे चरण का अंत हुआ और यहाँ पर अंत में क्या आया है, र। ऐसे फिर चौथे चरण का यहाँ पर अंत हुआ, तो ये चौथे चरण के अंत में यहाँ पर ये क्या है, र, ठीक है। तो दूसरे चरण में भी र और ये चौथे चरण के अंत में भी र, इसी को कहा जाता है तुक। तो चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। तो यहाँ पर तुक कौन से चरण में मिल रही है, दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये ऐसा छंद होता है बरबय। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कैसे पूछे गए हैं, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बताइए बरबय में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें कुल 19 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद में यति कहाँ पर होती है, तो 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है, तो 12 और 7 मात्राओं पर यति होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो तुक इसमें मिलती है दूसरे चरण की चौथे चरण से। फिर पूछा जा सकता है कि बरबय किस प्रकार का छंद होता है, तो यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अर्धसम मात्रिक छंद का पहला प्रकार बरबय अर्धसम मात्रिक छंद समाप्त हुआ। अब इसके बाद में दूसरा शुरू होता है दोहा। दूसरा छंद है दोहा, ठीक है। अब दोहा यह मात्रिक छंद होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का छंद है।
तो दोहा यह मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक छंद में इसका कौन सा प्रकार होता है? तो मात्रिक छंद में यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोहा किस प्रकार का छंद होता है। तो यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, तो अर्ध सम मात्रिक छंद होता है दोहा। क्यों होता है अर्ध सम मात्रिक? क्योंकि इसका पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान होता है, इसलिए इसे हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। अब इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको याद रखना होगा कि इसमें मात्राएं होती है 24। ठीक है, कितनी मात्राएं होती है इसमें? तो कुल इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और यति कहाँ पर होगी? तो यति आपको याद रखना है इसमें कि यति कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए यति, तो यति इसमें 13 और 11 मात्राओं पर इसमें यति होगी। तो इसमें 13 मात्राएं कहाँ पर होगी और 11 मात्राएं कहाँ पर होगी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें 13 मात्राओं पर यति होती है। और देखिए इसमें कि 13 मात्राएं किस में होगी? तो पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी? तो 13 मात्राएं होगी। ठीक है, 13। फिर इसके बाद में जो दूसरा और चौथा चरण होगा तो उसमें कितनी मात्राएं होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो दूसरा मतलब दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद में इसमें तुक कहाँ मिलेगी फ्रेंड? तो आपको याद रखना है कि तुक होता क्या है। तो तुक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो तुक का सीधा सा मतलब होता है कि चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। तो तुक इसमें कहाँ मिलेगी? तो तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है फ्रेंड, याद रखना। दूसरे चरण की तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोहा से कि दोहा में तुक कहाँ मिलती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो दूसरा चरण है वो चौथा चरण है, तो दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं अभी तक? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो अर्धसम मात्रिक छंद होता है। कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। फिर इसमें यति कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है कि यति इसमें 13 और 11 मात्राओं पर होती है। फिर इसके बाद में इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? तो 11 फिर से सुनिए, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में तुक कहाँ मिलती है? तो दूसरे चरण की तुक इसमें चौथे चरण से मिलती है। ये ऐसे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका उदाहरण देखिए और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि दोहा कैसे होता है। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण, तो उदाहरण आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा का दोहा होता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारे, निजमन मुकुर सुधारे। ठीक है, निजमन मुकुर सुधारे। वर्णव रघुबर विमल जस, ठीक है, वर्णव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचारी, जो दायक फलचारी। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है
यहाँ पर 4 होगा, ये 4 है और यहाँ पर ये र है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो जाता है, मात्राओं को आपको गिनना है। ऐसा आपको उदाहरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा छंद होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है? तो जब तक आप मात्राएं नहीं गिनोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें छंद कौन सा है। तो आपको मात्राएं गिनना है और मात्राएं गिनकर ही आप बता पाएंगे कि इसमें छंद कौन सा होता है। तो हमको भी यहाँ पर देखिए मात्राएं कैसे गिनना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये श्री है, तो श्री में क्या हो जाएगा, गुरु, क्योंकि श्री में बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर गुरु होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो रू है, तो रू क्या हो जाएगा, ये लघु है और ये लघु है। अब रू में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, छोटा रू कैसा होगा और बड़ा रू कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने जो रू लिखा है ये छोटा रू होता है फ्रेंड। याद रखना इसकी पहचान कैसे होगी, तो छोटा रू होता है तो उसकी पहचान यह है, ऐसे इसमें गोल गुंडी नहीं होती, इसका मतलब होता है छोटा रू। और तो फिर बड़ा रू कैसे होता है, तो बड़ा रू में हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये रू लिखा रहता है और उसमें ऐसी गोल गुंडी लगी रहती है। तो जिसमें गोल गुंडी लगी रहती है ये होता है बड़ा रू, और जिसमें गोल गुंडी नहीं होती ये होता है छोटा रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है श्री गुरु चरण में, तो ये गुरु में यहाँ पर कौन सा रू है, छोटा रू, इसलिए इसके लिए क्या होगा, लघु होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, फिर ये गुरु हो जाएगा क्योंकि ओ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाता है। फिर ये लघु, फिर इसके बाद में ये लघु, ये लघु, फिर इसके बाद ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाता है। फिर ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये गुरु और ये लघु। इस प्रकार से इसमें ऐसी मात्राएं आपको गिनना है। अब इसके बाद देखिए इसमें मात्राओं को गिनते हैं, देखिए तो कितनी मात्राएं होगी, तो 13 मात्राओं पर, 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। देखिए इसमें ये 2 मात्राएं हो गई, 2 और 2 ये 4 हो जाती हैं, 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 इसके बाद में 11 12 और 13। तो रज के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कामा मतलब यति हो जाती है। तो ये हो जाती है इसमें पहले चरण में 13 मात्राएं। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये 11 मात्राओं पर फिर एक यति हो जाती है। तो पहले और इसके दूसरे चरण में, तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होगी, 13, और दूसरे चरण में कितनी है, 11। फिर इसके बाद देखिए आगे इसके तीसरे चरण में मात्राएं गिनते हैं और चौथे में गिनते हैं। तो ये वर्णव, वर्णव में क्या हो जाएगा, गुरु, क्योंकि औ की मात्रा है तो औ की मात्रा के लिए क्या होता है, गुरु। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लघु है और ये लघु है। फिर इसके बाद रघुवर में ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। फिर इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर विमल में ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। फिर जो में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो ये क्या होगा, गुरु होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लघु, ये लघु और ये गुरु। फिर इसके बाद में फल में ये लघु, ये लघु, 4 में क्या हो जाएगा, ये लघु और ये गुरु। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पर कि ये गुरु, सॉरी ये लघु, ये लघु और ये गुरु। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 4 मात्राएं हो जाती है। तो 4 इसमें हो जाती है। फिर ये 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13। तो 13 मात्राओं पर यहाँ पर यति हो जाती है। तो ये 13 मात्राएं हो गई और 13 मात्राओं पर यति हो जाती है। तो पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला आता है चौथा चरण। तो चौथा चरण में देखिए कितनी मात्राएं हैं, तो 2 और 2 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये 11 मात्राएं इसमें हो जाती हैं। तो इसके चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो तुक इसमें दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तो दूसरा चरण का अंत कहाँ पर हुआ, ये होता है। तो चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम कहते हैं तुक। तो यहाँ पर ये दूसरा चरण समाप्त हुआ तो इसमें र, और यहाँ पर चौथा चरण समाप्त हुआ तो इसके अंत में है र। आ रहा समझ में। तो ये अंत में जो र है तो यही क्या है, तो यही होती है तुक।
आ रहा समझ में? तो दोहा की ये पहचान होती है कि इसमें दूसरे और चौथे चरण की तुक समान होती है या फिर दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। ये दोहे की पहचान होती है, इसकी विशेषता होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपको ऐसा उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह दोहा भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला छंद आता है दोहा के बाद में सोरठा। अगला छंद है सोरठा। सोरठा मात्रिक छंद। ठीक है, तो जो सोरठा मात्रिक छंद होता है यह किस प्रकार का छंद है फ्रेंड? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। कैसा है यह? तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये? अर्धसम मात्रिक छंद है। और अर्धसम मात्रिक का मतलब क्या हो जाता है कि इसका पहला और तीसरा चरण और दूसरा और चौथा चरण समान होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अर्धसम मात्रिक छंद। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो सोरठा होता है, तो सोरठा में मात्राएं कितनी होती हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें मात्राएं 24 होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। फिर इसके बाद में इसमें यति कहाँ पर होगी? तो इसमें यति आपको ध्यान रखना है 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें यति कितने पर होगी? तो यति इसमें 11 और 11, 13, तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो 11 मात्राएं कहाँ पर होगी? आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला और तीसरा चरण होगा, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है इसमें? तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में कितनी होगी? तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दोहा होता है, तो दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा पढ़ रहे हैं अपन अभी। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये होती है सोरठा की पहचान। अब इसके बाद में इस सोरठा में तुक कहाँ होती है फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि दोहा में क्या हुआ था, तो दोहा में दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिल रही थी। अब इसमें क्या होगा? पहले चरण की तुक तीसरे चरण से मिलती है। मतलब पहले और तीसरे चरण में तुक मिलती है। पहले और तीसरे चरण में तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ सोरठा का। ठीक है, तो सोरठा भी इसमें इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसका एक उदाहरण सोरठा का। तो देखिए इसमें सोरठा का उदाहरण आता है कि सुनी के वट के बैन, सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है कि बिहसी करुणा एन, बिहसी करुणा एन, करुणा एन, चितहु जानकी लखन तना, चितहु जानकी, चितहु जानकी लखन तना। ठीक है,
तो ये है सोरठा। तो सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बीएससी करुणा एन, चितहूँ जानकी लखन तना। ठीक है, अब इसमें मात्राएं आपको गिनना होगा। तो जब हम इसमें मात्राएं गिनते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु, ये क्या हो जाएगा, लघु, फिर ये क्या होगा, लघु, ये लघु, और ये गुरु। तो इसमें गुरु क्यों हुआ, क्योंकि क में एक ही मात्रा है, इसलिए ये क्या होगा, गुरु होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये गुरु, फिर ये लघु और ये गुरु होता है, फिर ये लघु और ये गुरु। और जो प है तो प में र की मात्रा लगी हुई है, तो आधा प है और र पूरा होता है। अब इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, अगर इसके आगे कोई वर्ण जुड़ा हुआ होता तो आगे वाला गुरु हो जाता। अब इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब पहले से इसमें ये प में एक की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा और ये लघु होगा। तो ट में एक मात्रा टे, प में एक मात्रा पे, इन दोनों के लिए गुरु होगा और ल के लिए लघु होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये गुरु होगा, प पर ये लघु होगा, फिर ट पर लघु होगा और अ पर लघु होगा। ये ऐसे आपको मात्राएं गिनना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे ये लघु हो जाएगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा। ठीक है, तो इस लाइन में मात्रा गिनने से पहले हम जो पहली वाली लाइन है इस पर हम मात्रा को काउंट कर लेते हैं कि कितनी मात्रा हुई है। तो देखिए यहाँ पर कितने पर होगी यति, इसमें तो 11-13 मात्राओं पर यति होती है। तो देखिए इसमें 1 2 2 और 2 4 5 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11। तो ये 11 मात्राओं पर यति हो जाती है। तो ये जो पहला चरण है इसका, तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में यहाँ पर देखिए ये लघु और ये गुरु, तो कितनी हो गई, 3 मात्रा, ये 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 9 10 11 11 और 2 13। तो ये मात्राएं हो जाती हैं यहाँ पर 13। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए आगे 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें मात्राएं अपन गिनते हैं। तो यहाँ पर ये गुरु हो जाता है, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु और ये गुरु हो जाता है, फिर यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये लघु। अब जो चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु पर लघु इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर इसमें नीचे छोटों की मात्रा है, और अगर बड़ों की मात्रा होती तो गुरु लगाना पड़ता। और अगर मान लो कोई मात्रा इसमें होती ही नहीं, ठीक है, और फिर सिंगल है और इस पर चंद्र बिंदु होती तो भी क्या माना जाएगा, इसको लघु माना जाएगा। अगर कोई बड़ी मात्रा नहीं है और चंद्र बिंदु लगा है तो उसके लिए क्या माना जाएगा, एक, मतलब लघु मात्रा मानी जाती है। और अगर चंद्र बिंदु लगी है और बड़ी मात्रा है कोई सी तो उसके लिए फिर क्या माना जाएगा, गुरु। इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गुरु, ये लघु और ये गुरु, फिर ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें मात्राएं गिनना है सोरठा में। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें मात्राएं हम काउंट करते हैं। देखिए 11 मात्राओं पर यति होगी तीसरे चरण में। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 और 2 7 7 और 2 9 और 1 10। एक मात्रा कहाँ चली गई, तो जो इसमें रू है करुणा में, तो करुणा में यहाँ पर जो रू है ये बड़ा रू है फ्रेंड, याद रखना ये बड़ा रू होता है करुणा में। ठीक है, करुणा में क्या होगा, बड़ा रू होता है। और जब करुणा में बड़ा रू है तो इसके लिए फिर यहाँ पर मात्रा किस लगेगी, मात्रा लगेगी यहाँ पर गुरु की, ये गुरु की मात्रा लगती है। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखिए फिर से गिनते हैं। तो ये लघु, ये लघु, ये लघु, तो 3 मात्राएं हो जाती है। फिर इसके बाद में 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11। तो ये 11 मात्राओं पर यहाँ पर यति हो जाती है। ठीक है, तो ये 11 मात्राओं पर हमने एक यति लगा दी। तो इसके तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हो गई, 11। फिर इसके बाद चौथा चरण आता है। तो चौथे चरण में मात्राएं गिनते हैं। देखिए 1 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 मात्राएं होती है इसके चौथे चरण में। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है सोरठा में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है सोरठा में। अब इसमें तुक कहाँ मिलती है सोरठा में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहले और
तीसरे चरण में तुक मिलती है। तो पहला चरण कहाँ पर समाप्त हुआ फ्रेंड? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला चरण यहाँ पर समाप्त हुआ, ये बैन पर, ये पहला चरण समाप्त हुआ। तो बैन के चरण में अपन देखते हैं जो पहला चरण है इसके अंत में क्या आ रहा है? बैन, और बैन के अंत में क्या पर यहाँ पर न। तो ठीक ऐसे ही अब जो तीसरा चरण है, तो तीसरा चरण कहाँ पर समाप्त हो रहा है? एन पर। ये तीसरा चरण समाप्त हो रहा है, ये तीसरा चरण है और ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण होता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो तीसरा चरण है, तो तीसरा चरण का जो अंत हुआ है ये कहाँ पर हो रहा है? एन पर, और एन के अंत में क्या होगा? न। तो यहाँ पर भी ये न है और पहले चरण के अंत में भी यहाँ पर न है। तो इन दोनों ही चरणों के अंत में क्या आ रहा है? न। तो यही क्या है? इसकी तुक होती है। तो जो सोरठा होता है, सोरठा में तुक पहले चरण की तीसरे चरण से तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो सोरठा होता है इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं और यति कितने पर होगी? तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके विषम चरणों मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। और तुक कहाँ मिलती है? तो पहले चरण की तुक तीसरे चरण से मिलती है, ये होता है सोरठा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसा, ये पंक्तियाँ दी जाएगी आपको और बोला जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है? तो जब तक हम ऐसी मात्राएं नहीं गिनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप पहले सावधानी पूर्वक उसमें मात्राओं को गिनिए और फिर आप आंसर सही लगाइए। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीसरा प्रकार अर्धसम मात्रिक छंद का समाप्त हुआ। तो यहाँ पर ये सोरठा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है उल्लाला। ठीक है। तो अर्धसम मात्रिक छंद का अगला और आखिरी प्रकार है उल्लाला। उल्लाला। ठीक है। उल्लाला मात्रिक छंद। अब जो उल्लाला मात्रिक छंद होता है तो यह किस प्रकार का छंद होता है? तो यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद। फिर इसके बाद में इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मात्राएं होती हैं वे 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 28। फिर इसके बाद में यति कहाँ पर होती है इसमें? तो 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है। 15 और 13 मात्राओं पर इसमें यति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 15-13 मात्राओं पर इसमें यति होती है। अब इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि 15-15 मात्राएं कहाँ पर होगी और 13-13 मात्राएं कहाँ पर होती है। तो देखिए इसमें कि 15 और 13 मात्राएं देखिए कहाँ कहाँ पर होगी। तो इसका जो पहला और तीसरा चरण होगा, तो पहले और इसके तीसरे चरण में, तो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, 15-15। इसके बाद ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी हो गई? 15-15। फिर इसके बाद में आगे देखिए कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी होगी? तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी? इसमें 13-13 मात्राएं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसमें तुक कहाँ मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें तुक तो इसमें तुक कहाँ मिलती है? तो दूसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है। दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो उल्लाला मात्रिक छंद होता है, तो उल्लाला मात्रिक छंद में तुक कहाँ मिलती है? तो आपको याद रखना होगा कि दूसरे चरण की चौथे चरण से इसमें तुक मिलती है।
ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा होता है ये उल्लाला छंद। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उल्लाला किस प्रकार का छंद होता है, तो यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। फिर इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। फिर दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो इसमें तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमने आपको बताया अभी उल्लाला मात्रिक छंद के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका उदाहरण। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण होता है कि सब सुशासित। देखिए इसमें सब भांति सुशासित हो जहां सब भांति सुशासित सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है कि बस उसी सुशासित देश में बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हैं जगदीश हम। ठीक है, ये यहाँ पर ये दो पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं। अब इसमें हमको मात्राएं गिनना है और हमको ये समझना है कि इसमें कितने, पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, तीसरे चरण में कितनी होती है, दूसरे चरण में कितनी होती है, चौथे चरण में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें मात्राएं हम गिनते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लघु और ये होगा लघु। फिर इसके बाद में ये लघु और ये गुरु। फिर यहाँ पर ये लघु हो जाएगा, फिर ये लघु, फिर ये गुरु और ये लघु। इसके बाद फिर ये हो में क्या हो जाएगा, गुरु। तो हो गुरु क्यों होगा, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है इसलिए यह गुरु होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुरु और ये लघु। फिर ये गुरु और ये लघु और ये लघु। फिर इसके बाद में ये गुरु, ये लघु, लघु, लघु और ये लघु। फिर इसके बाद में ये लघु, ये लघु और ये लघु। अब इसमें हम गिनते हैं कि इसका जो पहला चरण है उसमें 15 मात्राएं होती है या नहीं होती है। तो देखिए इसमें पहले चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे में 13 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2, ठीक है, तो 2 और 2 4, 5, 6 और 2 8, 9, 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो फिर यहाँ पर जहाँ के बाद में क्या हो जाएगी इसमें, तो जहाँ के बाद हो जाती है यति। कितनी मात्राएं हो गई इसमें, तो पहले चरण में हम देखते हैं कि 15 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये पहला चरण यहाँ पर समाप्त हुआ जहाँ पर। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं तो ये समता में, तो समता में 2 मात्राएं हो जाती हैं। तो 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो इसका जो दूसरा चरण है इसमें कितनी मात्राएं हो जाती हैं, 13 मात्राएं हो जाती हैं। फिर इसके बाद में अगला देखो, अगला आ जाता है यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, ये गुरु और ये लघु। ठीक है, अब यहाँ पर जो आधा स है, तो आधा स के आगे अगर कोई वर्ण जुड़ा हुआ होता तो आगे वाला गुरु हो जाता। अब इसमें आगे कोई वर्ण जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो इसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देश में स पर ये लघु और ये दे पर गुरु हो जाएगा, क्योंकि द में एक ही मात्रा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु, ये गुरु, फिर ये गुरु। इसके बाद ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु और ये लघु। ठीक है, अब इसमें मात्राएं गिनते हैं कि इसके तीसरे चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए और इसका जो चौथा चरण है उसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 2,
तो लघु को हम 1 मानते हैं, गुरु को 2 मात्रा गिना जाता है। तो 2 इसमें हो जाती है, फिर 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 इसके बाद फिर 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो मे पर फिर क्या हो जाएगी, यति। यति का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाती है तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में हो जाती है 15 मात्राएं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई इसमें तीसरे चरण में, ये 15 मात्राएं हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके चौथे चरण में देखिए ये कितनी हो गई इसमें, ये 2 और 2, मतलब ये गुरु ये भी गुरु, तो 4 मात्राएं ये हो जाती है, 2 ये 6, फिर ये 7 8, 8 और 2 10, 11 12 और 1 13। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें इसके चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाती है, तो चौथे चरण में मात्राएं 13 हो जाती है। हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड, जब भी आप मात्राएं गिने तो मात्रा हमेशा शब्द के ऊपर गिनना है, वर्ण के ऊपर आपको मात्राएं गिनना है, वर्ण के नीचे कभी मात्राएं आपको नहीं गिनना है। और जब आप मात्राएं लगाते हैं तो ध्यान रहे कि जो भी वर्ण है वर्ण के पीछे से मात्राएं लगाते आप आगे जाएंगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये अर्ध वर्ण आया है, मतलब आधा वर्ण आया है स, अगर इसके आगे कोई वर्ण जुड़ा हुआ होता तो इसकी मात्रा कहाँ जुड़ेगी, आगे जुड़ती है, न कि पीछे जुड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उल्लाला छंद होता है इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो रही है, ये 15, ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण होता है। तो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती है, और इसका ये है दूसरा चरण और ये है चौथा चरण। तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है। अब इसके बाद में इसमें यति कहाँ पर हो गई फिर, तो यति 15-13, 15-13 पर इसमें यति हुई है। फिर इसके बाद तुक कहाँ मिलती है, तो तुक इसमें दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है। और तुक का अर्थ होता क्या है, तो चरण के अंत में स्वर और व्यंजन के समानता को तुक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा चरण समाप्त हुआ, तो ये है म। फिर इसके बाद में चौथा चरण समाप्त हुआ, इसके अंत में है यहाँ पर म। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता, अर्थात दूसरे चरण में म और ये चौथे चरण के अंत में भी म आ रहा है, तो इसे ही कहा जाता है तुक। तो चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे चरण के अंत में म आया, ऐसे चौथे चरण के अंत में म आया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है तुक। तो दूसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है, इसको कहा जाता है उल्लाला। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर उल्लाला के बारे में बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि उल्लाला में कुल मात्राएं कितनी होती है, तो 28 मात्रा। उल्लाला किस प्रकार का मात्रिक छंद होता है, तो अर्धसम मात्रिक छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती, तो 15-15। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती, तो 13-13। इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो दूसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है। फिर और कैसे पूछेगा, तो एक ऐसा उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, सीधा ऐसा उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है, तो जब तक हम पंक्तियों की मात्राओं को नहीं गिनेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो जब भी ऐसी पंक्तियाँ आपको दी जाती हैं तो आपको सीधा क्या करना है, उसमें मात्राएं गिनना है, और मात्रा गिनने के बाद ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है परीक्षा में। आप मात्राएं ठीक से गिनना सीखिए, छंद में कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, छंद में बस मात्राएं गिनना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस छंद में कितनी मात्रा होती है बस। और यही इसमें छंद में पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में, एसआई हो, पटवारी हो, सीटेट की हो, संविदा की हो, पीएससी के एग्जाम्स हो, इन सभी में आपसे ये छंद जरूर पूछे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उल्लाला मात्रिक छंद भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अगला आता है विषम मात्रिक छंद, जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।